बिग बैंग के बाद जब ब्रह्मांड ठंडा होने लगा तो प्रकृति की 4 बुनियादी ताकतें अलग अलग रूप में उभरकर सामने आईं। इनमें से 3 ताकतें सूक्ष्म दुनिया को संभालती हैं, लेकिन चौथी शक्ति ने पूरे ब्रह्मांड का ढांचा तैयार किया। हम बात कर रहे हैं ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण की। सोचो उस अदृश्य शक्ति के बारे में जिसने पूरे यूनिवर्स को बांध के रखा है, जो ग्रहों की गति को तय करता है। अगर यह बल ना होता तो न तारे होते, न गैलेक्सी और न ही हमारा अस्तित्व। यह वह अदृश्य धागा है जिसने पूरे ब्रह्मांड को एक माला में पिरो कर रखा है, जबकि यह बल प्रकृति का सबसे कमजोर बल है, फिर भी बड़े स्तर पर यही डोमिनेट करता है। इसका रीज़न ये है कि ये हमेशा से अट्रैक्टिव फोर्स है और इसकी रेंज जो है वो अनंत है। यह वह शक्ति है जो हमें पृथ्वी से बांध कर रखती है, जबकि हमारे कदमों के नीचे पृथ्वी लगभग 1670 किलोमीटर की रफ्तार से घूम रही है। फिर भी हम स्पेस में नहीं उड़ पाते, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण हमें मजबूती से पकड़े रखता है। चीज़ें तो सभी ने गिरते देखी, लेकिन सवाल कुछ उन दिमागों ने किए जिनके प्रयास से हम इस अदृश्य शक्ति को समझ सकें। ग्रेविटी के नेचर और मैकेनिज्म को बहुत सारे प्राचीन विद्वानों ने समझने की कोशिश की, जिनमें ग्रीक फिलोसोफर अरस्तु का नाम प्रमुख है। उन्होंने एक विचार रखा कि सभी चीज़ें नेचुरल मोशन को फॉलो करती हैं, जैसे भारी चीज़ें नीचे की तरफ और हल्की चीज़ें जैसे धुआं ऊपर की तरफ जाता है। उनका यह भी मानना था कि भारी चीज़ें जल्दी और हल्की चीज़ें देर से अर्थ पर गिरती हैं। ये धारणा 16वीं और 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक प्रचलित रही, लेकिन वैज्ञानिक क्रांति के प्रारंभ में चीज़ें बदली और गैलीलियो ने विचार नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि प्रकृति सभी चीज़ों के साथ समान व्यवहार करती है, यानी भारी और हल्की चीज़ें एक समान दर से गिरती हैं। सिर्फ हवा के प्रभाव के कारण चीज़ें अलग अलग समय पर गिरती हैं। यदि वैक्यूम में हम इन्हें गिराएं तो वे एक ही समय में पृथ्वी पर पहुंचेंगी। जिस समय गैलीलियो ये खोज कर रहे थे, उसी समय जोहान्स केपलर ने निकोलस कॉपरनिकस के इस विचार को स्वीकार किया कि सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, और अपने 3 नियम दिए, जिसे हम केपलर लॉ के नाम से जानते हैं। इससे प्लैनेटरी मोशन की स्पष्ट समझ बनी। इसके बाद आती हैं एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने कुदरत के उस राज से पर्दा उठाया। उनका नाम है सर आइजैक न्यूटन। उन्होंने गति के नियम और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड की हर वस्तु, रेत के एक कण से लेकर सबसे बड़े तारे तक, एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। उन्होंने इसका एक फार्मूला दिया जो है कैपिटल F बराबर कैपिटल G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। इस धारणा ने उन घटनाओं को एकीकृत किया जो अलग अलग लगती थी, जैसे पृथ्वी पर सेब का गिरना और सूर्य के चारों ओर ग्रहों का घूमना। वास्तव में ये सब ग्रेविटी का कमाल था। न्यूटन के बाद 1798 में हेनरी कैवेंडिश ने एक प्रयोग के जरिए गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G को मापा, जिससे पृथ्वी का द्रव्यमान निकालना संभव हुआ। आश्चर्य की बात है कि उस समय आधुनिक उपकरण न होने के बावजूद उनकी माप काफी सटीक थी। 20वीं सदी में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि ग्रेविटी कोई पारंपरिक बल नहीं, बल्कि मास और एनर्जी के कारण स्पेस टाइम का कर्वेचर है। जिस प्रभाव को हम आज गुरुत्वीय त्वरण के रूप में समझते हैं, उसे सीधे नहीं जाना गया, बल्कि कई प्रयोग किए गए। गैलीलियो के गिरते हुए पिंडों के प्रयोगों से यह पता चला कि वस्तुएं समान दर से एक्सेलरेट होती हैं, और बाद में सटीक पेंडुलम और फ्री फॉल मेजरमेंट के जरिए इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को मापा गया। यही वह वैज्ञानिक उपलब्धि थी जिसने हमें यह समझने में मदद की कि पृथ्वी हमें किस दर से अपनी ओर खींचती है। जब हम जमीन पर खड़े होते हैं तो पृथ्वी हमें नीचे की ओर खींचती है, और जमीन हमें नीचे जाने से रोककर ऊपर की ओर बराबर बल लगाती है, जिसे नॉर्मल फोर्स कहते हैं। पृथ्वी के घूमने से सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट जरूर पैदा होता है, लेकिन यह गुरुत्वाकर्षण के मुकाबले बहुत छोटा, लगभग 0.3% होता है। इसलिए नेट इफेक्ट नीचे की ओर ही रहता है और हम पृथ्वी से जुड़े रहते हैं। सूत्र स्मॉल g बराबर कैपिटल G इंटू M डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। यह सूत्र हमें बताता है कि किसी ग्रह की गुरुत्वीय त्वरण उसके द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है। इसी गुरुत्वीय त्वरण के कारण हमें पता चलता है कि पृथ्वी के चंगुल से बाहर निकलने के लिए कितनी रफ्तार चाहिए।
जिसे हम एस्केप वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। पृथ्वी पर इसकी वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। इसका फार्मूला है v बराबर अंडर रूट 2 इंटू कैपिटल G इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय R। यही गणित तय करता है कि रॉकेट कितनी स्पीड से उड़ान भरेगा और सैटेलाइट्स कितनी ऊंचाई पर स्टेबल रहेंगी। आज हमारे रॉकेट्स, सैटेलाइट्स और स्पेस मिशन इसी पर आधारित हैं। जब हम सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में भेजते हैं तो उन्हें इतनी सही स्पीड दी जाती है कि वे लगातार पृथ्वी के चारों तरफ घूमते रहते हैं। इसे समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अगर आप एक पत्थर को सीधा नीचे फेंकें तो वो ज़मीन पर गिरता है। अब अगर आप उसे आगे की तरफ जोर से फेंकें तो थोड़ा दूर जाके कर्व बनाते हुए गिरेगा। अब यदि आप उसे इतनी स्पीड से आगे फेंकें कि जब वो नीचे गिरने लगे तब तक अर्थ थोड़ा कर्व हो चुकी हो, तो वो कभी ज़मीन तक पहुंचेगा ही नहीं, बस अर्थ के अराउंड घूमता रहेगा। इसी बैलेंस को ऑर्बिट कहते हैं और यही ग्रेविटी का कमाल है। अब बात करते हैं जीपीएस की। आपके फ़ोन का जीपीएस काम करता है क्योंकि आसमान में घूम रहे सैटेलाइट्स आपको सिग्नल भेजते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, सैटेलाइट्स पर समय पृथ्वी के मुकाबले थोड़ा अलग चलता है। इसका रीज़न ये है कि उनकी स्पीड ज़्यादा होती है और वहाँ पर ग्रेविटी कम होती है, जिसकी वजह से सैटेलाइट्स में समय पृथ्वी के मुकाबले थोड़ा अलग चलता है। इसे फिजिक्स की भाषा में टाइम डायलेशन बोलते हैं। अगर इन इफेक्ट्स को ठीक न किया जाए तो एरर हर दिन लगभग 10 किलोमीटर तक एक्यूमुलेट हो सकता है। यानी आप जो गूगल मैप्स पर सही लोकेशन देखते हैं वह न्यूटन और आइंस्टाइन दोनों की फिजिक्स का नतीजा है। सोचिए, एक साधारण सा गिरता हुआ सेब इंसान को ब्रह्मांड के सबसे बड़े नियम तक ले गया। प्रकृति अपने राज छुपाए बैठी है, लेकिन हर सवाल एक नए खोज की शुरुआत हो सकता है। साइंस की एक खासियत है, इसे आप माने या ना माने परंतु ये सच है। साइंस प्रयोगों और परीक्षणों पर आधारित होता है। जैसा कि मैंने कहा था कि चीज़ें तो सभी ने गिरते देखी, लेकिन सवाल कुछ ही लोगों ने किए। सोचिए, अगर वो गिरती हुई चीज़ों को चमत्कार मान लेते और बड़े सवाल नहीं करते तो क्या प्रकृति कितने बड़े राज से पर्दा उठता? और जो टेक्नोलॉजी आज हम यूज़ कर रहे हैं, क्या वो आज हमारे हाथों में होती? इसलिए बड़े सवाल करते रहिए। हो सकता है कि अगला बड़ा सवाल आपके दिमाग से ही आए।